नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं जो काफी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या एक मैटर को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट, एक स्टेट को मैटर की दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्या सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है ना या नहीं। ठीक है। We all know from our observation that water can exist in 3 state of matter। हमें जैसा कि पता है कि वाटर जो है 3 स्टेट में प्रेजेंट रहता है। सॉलिड में आइस के रूप में प्रेजेंट रहता है, लिक्विड में जैसे कि हम वाटर जो ड्रिंक करने के लिए यूज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है, और वाटर वेपर जो कि गैसेस फॉर्म है वाटर की, ठीक है, उसमें भी प्रेजेंट होता है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अब क्या होता है कि जब किसी मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होती है, What happens to the particles of the matter during the change of the state। और जब ये स्टेट चेंज होती है तो उसके पार्टिकल्स की पोजीशन में या पार्टिकल्स में क्या बदलाव होता है। How does the change of the state takes place। और ये बदलाव कैसे होता है। We need answer to these question, isn't it। कहने का मतलब हमें इन क्वेश्चंस का जवाब पता होना चाहिए जब हमें ये जानना है कि एक स्टेट को कैसे दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं मैटर की। इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज देखेंगे, जैसे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी किसी मैटर की स्टेट पर यदि टेम्परेचर में बदलाव करते हैं तो क्या डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। तो इस एक्टिविटी में हमने इस तरीके का सेटअप तैयार किया गया है, जिसमें एक बीकर है, बीकर में हमने कुछ आइस ली है और उसमें थर्मामीटर जो है वो अटैच कर रखा है उसका टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए। एक ग्लास स्टिरर ले रखा है, ठीक है, उसको डिजोल्व करने के लिए। और आपकी आइस, उसके अंदर आइस पीसेस रखे हैं, नीचे से हमने बर्नर लगा रखा है, ठीक है, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से हमने सेटअप तैयार किया, ठीक है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर में नोट डाउन करेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या है। फिर सेकंड केस में हमने क्या करा है कि वाटर को, अब आपका जो वाटर है वो मेल्ट हुआ, ठीक है, वाटर जब मेल्ट होगा और उसे फर्दर हीट करेंगे तो वो धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। फिर से हम जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, नोट डाउन द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या होता है बेटा। मेल्टिंग इज द कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड फॉर्म, यानी किसी सॉलिड मतलब किसी भी मटेरियल का सॉलिड फॉर्म से उसकी लिक्विड फॉर्म में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको मेल्टिंग कहते हैं। और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम आइस की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगी। तो वही टेम्परेचर जिस पर वो मेल्ट करना शुरू कर देती है वो हमें नोट डाउन करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू द वाटर। और वो टेम्परेचर भी नोट डाउन करना है जब सारी की सारी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। और ये ऑब्जर्वेशन हमें नोट डाउन कर लेनी है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब चेंज हुई तो क्या क्या बदलाव हुए। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। और फिर हमें ग्लास रॉड ले लेनी है और बीकर को तब तक हीट करना है जब तक वाटर जो है वो आपका बॉईल करना शुरू कर दे। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। और हमें थर्मामीटर पर तब तक नजर लगा के रखनी है जब तक उसका जो वाटर है बीकर के अंदर वो सारा का सारा वेपराइज हो जाए तब तक। फिर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट। और जितने भी बदलाव हुए लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में पहुंचने के लिए उन सबको हमें नोट डाउन करना है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड।
The energy supplied by the heat overcome the force of attraction between the particles. The particle leave their fixed position and start moving freely. A state is reached when the solid melt and is converted into the liquid. इन्होंने कहा जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं मैटर के अंदर सॉलिड फॉर्म में, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और उसके जो पार्टिकल है मैटर के, वो जो उनके पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है उसको तोड़ देते हैं और वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और उनकी जो फिक्स पोजीशन है वो फिक्स नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है आपका जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर आपको मेल्टिंग पॉइंट की जो है डेफिनेशन मिल जाती है, वो टेम्परेचर जिसमें हमारे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उतने प्रेशर पर कोई सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जितना ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ये इंडिकेट करता है कि कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है पार्टिकल्स के बीच में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। जो आपके आइस के मेल्टिंग पॉइंट होता है उसकी मेजरमेंट होती है आपकी 273.16 केल्विन। केल्विन जो है SI यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, लेकिन कॉमनली हम जो है डिग्री सेल्सियस का ज्यादा यूज करते हैं टेम्परेचर को बताने के लिए। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दिस इज द चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट, इज नोन एज फ्यूजन। ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग की, इसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं, क्योंकि कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। When a solid melt, its temperature remain the same. So where does the heat energy go? जब कोई सॉलिड आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए जो उसका टेम्परेचर है वो सेम रहता है जो उसका सॉलिड स्टेट में था। जैसे जो आपकी आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस की जो आपकी आइस भी प्रेजेंट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस का आपका वाटर भी होता है। तो ये जो हीट हमने दी उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए आइस को, वो आखिर जाती कहाँ है? ठीक है, तो इसका जो जवाब है आपको आगे मिलेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेल्टिंग देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने आइस ली थी बीकर के अंदर, हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो सिस्टम हमने तैयार किया था, कुछ देर के लिए जब वो आइस आपकी मेल्ट हो रही होती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है जब तक पूरी की पूरी आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat। और ये होता रहता है काफी टाइम तक जब तक हम हीट सप्लाई करते हैं। This heat gets used in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। तो यहाँ आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो आइस को मेल्ट करने के लिए, वो आपकी यूज हो जा रही है पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। वो हीट क्योंकि यूज हो गई तो वो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए नहीं यूज हुई, इसलिए जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, एज इट इज रहा। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। और ये हीट आपकी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है आइस के द्वारा और इससे टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता। It is considered that it get hidden into the content of the beaker। ये मान लिया जाता है कि ये हीट जो है कहीं जाके छुप गई है बीकर के कंटेंट के अंदर, एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। और इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है हिडन, यानी छिपा हुआ या गुप्त। The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into the liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। यहाँ पर आपको एक और डेफिनेशन मिल जाती है और ये पेपर में काफी पूछी जाती है आपकी कि what is latent heat of fusion।
तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी में और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी यूज हो जाती है वो आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। So particle in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particle in ice at the same temperature। तो हम कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ होती है उससे ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि कुछ जो एनर्जी है उसमें लेटेंट हीट के रूप में प्रेजेंट रहती है। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particle have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into the gas. The temperature at which the liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. Boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change its vapor state. अब इसमें क्या बोला है कि यदि हम वाटर को फर्दर हीट करते रहे तो एक पॉइंट ऐसा अचीव हो जाता है जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाती है और वो धीरे धीरे जो लिक्विड स्टेट है वो गैस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। और वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देता है उसको हम उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना होती है। बल्क फिनोमेना उसमें बहुत सारा जो मास है, बहुत सारे मास के अंदर बॉइलिंग होती है और कुछ पार्टिकल उस बल्क में से जो है वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। और वाटर के लिए जो बॉइलिंग जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन होता है और सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपका एक फॉर्मूला यूज होता है कि C इक्वल टू 273 प्लस आपका जो केल्विन इक्वल टू 273 प्लस C, यानी जो आपका सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें हम 273 ऐड कर दे तो आपका केल्विन में टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। अब जैसे आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में जाना तो क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373 केल्विन। और जो आपका वाटर वेपर होती है उसमें आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होती है। और तो हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस की जो वाटर वेपर है उसमें 100 डिग्री सेल्सियस का जो लिक्विड है टेम्परेचर उससे ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि उसमें कुछ आपकी जो हीट है वो लेटेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस की जो वाटर वेपर है उससे क्यों ज्यादा जलते हैं कंपैरेटिवली हम 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर किसी के ऊपर डालें तो क्योंकि आपका जो वाटर वेपर होती है 100 डिग्री सेल्सियस की उसमें कुछ हीट जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के रूप में ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, यानी उसमें ज्यादा एनर्जी होती है कंपैरेटिवली टू द आपका 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से। इसलिए जो है 100 डिग्री सेल्सियस की वाटर वेपर से हम ज्यादा जल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि सॉलिड को यदि हम हीट करते तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को हम हीट करते तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस को हम कूल करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड को हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी आप देखेंगे कि वो आप यहाँ पर अभी इससे हमने पहले पढ़ा कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन हमारे सराउंडिंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही हैं तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है वो आपकी सब्लिमेशन कहलाती है। A change in which a substance directly converts solid to gas state. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल है आपका कैम्फर, कपूर जिसे हम बोलते हैं, और अमोनियम क्लोराइड। ये आपके क्या है, ऐसे सब्सटेंस के एग्जांपल हैं जो सब्लाइम करते हैं या सब्लिमेशन के अंडरगो होते हैं, जिनमें सब्लिमेशन होता है। जैसे इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि आपने चाइना डिश में कुछ कैम्फर ले लिया या अमोनियम क्लोराइड ले लिया, आपको इसको क्रश कर लेना है। और ये जो मेथड है वो एक सेपरेशन मेथड में भी आपका ये यूज होता है। क्या होता है कि सपोज कई बार कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड में डस्ट मिल गई, तब हम क्या करेंगे, चाइना डिश में वो मिक्सचर लेके हम उसको हीट करेंगे, ऊपर से फनल रख देंगे कांच की और ऊपर से एक कॉटन प्लग लगा देंगे, जिससे कि जो वाटर वेपर है वो रिलीज ना हो, जो वेपर रिलीज ना हो। तो हमने जैसे ही हीट करना शुरू किया तो आपका जो कैम्फर है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा और इसके सरफेस पे डिपोजिट होने लगेगा, और जो सैंड है वो चाइना डिश में पीछे रह जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि जो आपका सॉलिड फॉर्म ऑफ कैम्फर है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, कोई लिक्विड में वो चेंज नहीं हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ऐसे सब्सटेंस के एग्जांपल दीजिए जो जिनमें सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी आपने टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है मैटर की स्टेट पर, ये आपने जाना। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या बदलाव होता है स्टेट में। We have already learned that the difference in the various state of the matter is due to the difference in the distances between the constituent particle. अभी तक हम जान चुके हैं कि अलग अलग मैटर की जो स्टेट में अंतर होता है क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है वो सबकी अलग अलग होती है। क्या होगा यदि हम उस पर प्रेशर लगाकर उनको एक दूसरे के पास लिया पार्टिकल्स के, तो यदि हम उनके बीच की डिस्टेंस को कम करेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी गैस स्टेट है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकती है, और जो लिक्विड और पास लाएंगे पार्टिकल्स को तो आपकी जो लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है। और यही कारण है कि जो एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको हम कंप्रेस करके उसके मतलब प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट करके उसको क्या करते हैं, उसके पार्टिकल को क्लोज ले आते हैं, उसे लिक्विड में कन्वर्ट करके सिलेंडर में फिल करके और फिर क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जब वो गैस सिलेंडर से बाहर निकलती है तो वो फिर से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है क्योंकि प्रेशर वहाँ पर उस पर कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दे रखा है जिसमें क्या है कि कुछ गैस है, हमने प्रेशर लगाया पिस्टन द्वारा इस गैस पार्टिकल में तो उसके पार्टिकल क्लोज हो गए। फिर क्या हुआ, फिर हमने और क्लोज किया तो और ज्यादा उसके और प्रेशर लगाया तो उसके पार्टिकल और क्लोज हो गए। यानी हम किसी भी मतलब स्टेट को मैटर की स्टेट को एक फॉर्म से दूसरी में चेंज कर सकते हैं यदि हम उसका टेम्परेचर कम कर दें या बढ़ा दें। ठीक है, तो यदि हमें लिक्विफाई करना है गैस को तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और प्रेशर जो है वो बढ़ाना होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ वी कैन लिक्विफाई अ गैस, तो उसका आंसर यहीं पर है, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई अ गैस। प्रेशर बढ़ाकर और टेम्परेचर को कम करके हम किसी भी गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हैव यू हर्ड अबाउट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कई बार सॉलिड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म के बारे में सुना होगा। इसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है यदि हम वो प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर तक घटा देते हैं तो। ठीक है, और वो बीच में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होती। दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। और यही कारण है
की जो सॉलिड फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको ड्राई आइस हम बोलते हैं। Thus we can say that pressure and the temperature determine the state of substance whether it will be a solid, liquid or gas। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर दो ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी मैटर की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं कि वो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी। यहाँ पर एक चार्ट दिखा रखा है जिसमें तीनों स्टेट में इंटर कन्वर्जन दिखा रखा है कि सॉलिड का जो है सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस डायरेक्टली आपकी सॉलिड में चेंज होती है तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। गैस जो है वो उसका कंडेंसेशन होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड यदि वेपराइज होता है तो वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड का यदि सॉलिडिफिकेशन होता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूजन यदि सॉलिड का होता है तो फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इवेपोरेशन। Do we also need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some example from everyday life where change the state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? अब इन्होंने आपको यहाँ पर बताया, क्या हमें ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हैं जहाँ पर आपका जो लिक्विड फॉर्म है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर अचीव नहीं हुआ है। हाँ, कई बार हमने देखा है, देखो नदियों का जो पानी है वो बॉईल थोड़ी ना करता है, लेकिन फिर भी जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, बारिश उससे बारिश भी होती है, ठीक है। और जब वाटर को हम कहीं भी अनकवर्ड छोड़ते तो धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कपड़े जो गीले हम सुखाते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वाटर को बॉइलिंग पॉइंट पर ही पहुंचना पड़ेगा इवेपोरेट होने के लिए। अब ये आपका यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन क्या होता है, ये नेचुरली कर होता है और इसमें कोई लिक्विड जो है वो आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बट इवेपोराइजेशन में क्या होता है कि द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये जो प्रोसेस है वो इवेपोराइजेशन कहलाती है। We know that the particles of the matter are always moving and never at rest at a given temperature in any gas, liquid or solid. These are particles with different amount of the kinetic energy. इन्होंने कहा है कि हर पार्टिकल, मैटर के जो पार्टिकल हैं वो कभी रेस्ट में नहीं रहते हैं, वो लगातार मूव करते रहते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, और उन पार्टिकल्स में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहती है, अलग अलग प्रेशर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग प्रेशर पे। In the case of the liquid, a small fraction of the particle at the surface having higher kinetic energy. जो लिक्विड होते हैं उनमें जो सरफेस पे पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है और वो आसानी से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। This phenomena of change of liquid into the vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। यहाँ पर आपको evaporation की definition मिल जाती है, the phenomena of the change of the liquid into the vapor at any temperature below its boiling point। Next है कि factor affecting evaporation। अब evaporation को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी आपको दी है कि 5 ml वाटर लेना है आपको टेस्ट ट्यूब को, और टेस्ट ट्यूब में और इसे विंडो या फैन के पास में रख देना है, ठीक है। और 5 ml वाटर आपको चाइना डिश में लेना है और इसको आपको विंडो के पास रख देना है, और आपको ओपन चाइना डिश, टेक 5 ml ना ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड, और आपको फिर एक चाइना डिश में लेके कपबोर्ड में रख देना है, और रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है और टाइम भी रिकॉर्ड करना है कि कितना टाइम लगता है कि सभी को इवेपोरेशन होने की प्रोसेस में। रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ द एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे, और यही एक्टिविटी आपको रेनी डे में भी करनी है, फिर अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। फिर आपको क्या, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन। तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का और विंड वेलोसिटी का इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट होता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल गया होगा कि जो चाइना डिश में रखा हुआ है विंडो के पास वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा
उतने ही ज्यादा पार्टिकल जो है वो हीट के कांटेक्ट में आकर वो इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो था आपका सरफेस एरिया का इफेक्ट कि सरफेस एरिया हम बढ़ाते हैं तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। दूसरा जो आपने कवर्ड में रखी थी क्या कहते हैं चाइना डिश, वो कंपैरेटिवली कम जो है उसका वाटर इवेपोरेट होता है। जो हमने विंडो के पास रखी थी चाइना डिश उसका जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि विंड वेलोसिटी जो है वो विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन जो है वो जल्दी होगा, क्योंकि विंड अपने साथ क्या है हीट भी लेके आती है और वो हीट जो है वो जो सरफेस पार्टिकल्स है उनको हीट अप कर देगी और इजीली वो जो है इवेपोरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा आपका कवर्ड में जो कवर्ड में रखा हुआ चाइना डिश है उसमें टेम्परेचर जो है वो कम लगेगा। ठीक है, जो विंडो के पास है वहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो इवेपोरेशन है वो बढ़ जाता है। और बारिश के दिनों में यदि हम करते हैं तो हमें इसी काम में ज्यादा टाइम लगता है। तो ह्यूमिडिटी जो है क्या होती है, एयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर हैं उनको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और बारिश के दिनों में वाटर वेपर ऑलरेडी इतनी प्रेजेंट होती है एयर में कि इजीली जो आपकी वाटर वेपर बनेंगी, ठीक है, वो इजीली आपकी एयर होल्ड नहीं कर पाती है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बारिश के दिनों में घट जाता है। यानी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो आपका इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, विंड स्पीड यदि हम बढ़ाते हैं, विंड स्पीड बढ़ेगी। जिस दिन आप देखते हैं हवा चल रही होती है और कपड़े सुखाते हैं तो उस दिन क्या होता है कि कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि विंड स्पीड इंक्रीज करने पर आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है और विंड स्पीड घटने पर आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाता है। तो ये आपके 4 फैक्टर्स है जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। एक इंक्रीज इन सरफेस, एक सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन होने से अब कैसे कूलिंग होती है। हमने कई बार देखा है कि हम खेल कर बाहर से आ रहे हैं फील्ड से और जैसे ही पंखे में आते हैं तो हमें क्या लगता है, ठंडा लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो स्वेट है वो इवेपोरेट होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कूलिंग हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि इवेपोरेशन होती है तो हमें कूलिंग क्यों लगती है। इसके लिए इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग क्लीन। इसमें कह रहा है कि कोई भी बर्तन जो कि खुला रखा हुआ है उसके जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होता रहता है और उसके जो पार्टिकल्स है लिक्विड के वो हमारे एटमॉस्फेयर से जो है क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो एनर्जी आप उसकी लॉस्ट हुई है उसको रीगेन करने के लिए, जिससे सराउंडिंग में जो है ठंडक हो जाती है। What happens when you pour acetone on your palm? क्या होता है कि जब अपने हाथ पर आप नेल पॉलिश रिमूवर को रखते हैं तो वो इवेपोरेट होता है तो क्या होता है, आपको ठंडक सी महसूस होती है हाथ में। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जब एसीटोन को आप हाथ में रखते हैं तो एसीटोन आपके हाथ में जो हीट प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसके पार्टिकल जो है वो उस हीट से आपके हाथ की हीट को लेकर इवेपोरेट हो जाते हैं और क्योंकि आपके हाथ का टेम्परेचर उस दौरान कम हो जाता है और आपको जो पाम है वहाँ पर ठंडक मिलती है। ऐसे ही हॉट सनी डे में जो होता है, लोग क्या करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं रूफ में, छतों पर पानी छिड़कते हैं या ग्राउंड होता है पानी छिड़कते हैं। तो क्या होता है कि जो आपके ग्राउंड की हीट है उसको एब्जॉर्ब करके वाटर इवेपोरेट हो जाता है और जो आपका जो सरफेस रह जाता है वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, जिस वजह से ठंडक लगती है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। क्या आपने और भी ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जिनमें इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, जिसमें इवेपोरेशन से कूलिंग हो रही होती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होती हैं। एयर कंडीशनर में भी क्या होता है कि उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट रहते हैं जो कि आपके जो रूम होता है उसमें से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं उस हीट के साथ और आपका जो रूम है वो कूल हो जाता है। हम गर्मियों में कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि समर में हमें जो है पसीना बहुत जाता है। वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल।
परस्पायर माने क्या होता है, स्वेट रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसको परस्पायर बोलते हैं। तो वी नो दैट ड्यूरिंग द evaporation द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। तो जो हमारी बॉडी पर लिक्विड प्रेजेंट है वो सराउंडिंग से क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वेपरेट हो जाता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, वो किसके बराबर होती है, आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर होती है, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वाटर हेल्प इन द एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी वेपरेशन। कॉटन की ये खासियत है कि एक वाटर का बहुत अच्छा गुड एब्जॉर्बर है और आसानी से ये जो स्वेट है उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज भी कर देता है, जिससे कि उसका इवेपोरेशन जो है वो जल्दी जल्दी हो। Why do we see water droplet of the outer surface of the glass containing ice cold? जस्ट ग्लास में बर्फ रखी होती है, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट आ जाती हैं। कहाँ से आ जाती हैं? तो हम जानते हैं कि कंडेंसेशन की प्रोसेस से कि जब कोई वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब हम किसी क्या कहते हैं ग्लास में आइस रखते हैं तो अपने आसपास की जो एयर है उसको ठंडा कर देता है। उसको ठंडा करने से क्या होता है, उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर, वो उनका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंडेंस हो जाती हैं और जो भी आपका ग्लास है उसके सरफेस पर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो आपकी यूज हो रही है। ठीक है, इसी के साथ जो आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है और आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए जिससे आप और अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकें। थैंक यू।